अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों किसी इलाके में एक लड़की की शादी एक बंदर के साथ में कर दी गई, लेकिन फिर उस बंदर ने लड़की के साथ में जो कुछ किया जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों किसी जमाने में एक नेक बादशाह था। एक बार बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर पर निकला। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने जंगल के करीब अपने डेरे डाल लिए। फिर जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के पकवान सजाए गए। इतने में ही बादशाह ने देखा कि पास ही दरख्त पर बैठा हुआ एक बंदर सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसे देखकर बादशाह ने कहा कि थोड़ा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दिया जाए। हुक्म पाकर फिर नौकरों ने थोड़ा खाना लेकर बंदर के सामने भी डाल दिया। ये देखकर वो बंदर पेड़ से नीचे उतर आया और अपने हाथ में एक ठीकरा लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा और फिर बादशाह के हाथ में वो ठोकरा पकड़ा दिया गया। ठीकरे पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद एक और दस्तरखान लगा दिया गया। फिर बंदर पेड़ से नीचे उतरा और खाना खाकर वापस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर अगले दिन बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ और जाकर बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। फिर जब नौकरों ने बंदर से इस बारे में सवाल किया तो बंदर ने फिर से एक ठीकरे पर कुछ लिखा। वो नौकरों को पकड़ा दिया। इस ठीकरे पर लिखा हुआ था कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तभी मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अब ये बादशाह भी बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा था, इसीलिए फिर उसने बंदर के लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवा दी। इस तरह से फिर वो बंदर भी बादशाह के साथ महल तक पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा इस बंदर को भी दे दिया जाए। तो ये सुनकर बंदर ने फिर से लिखा कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, तभी मैं यहाँ पर रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल चला जाऊंगा। दोस्तों बादशाह के पास में वहां पर एक और महल था जिसमें वो बहुत ही कम आया जाया करता था, इसीलिए फिर वो महल बंदर को दे दिया गया। अब वो बंदर इस दूसरे महल में रहने लगा था, मगर साथ ही बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया था। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी उस बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करता था। जब बादशाह की बेटी ने इस बंदर के बारे में सुना तो उसे देखने का सख्त शहजादी के दिल में भी पैदा हो गया था। इसीलिए फिर एक दिन शहजादी अपने कुछ सहेलियों के साथ इस बंदर को देखने के लिए उसके महल पहुंच गई। बंदर ने जैसे ही शहजादी को देखा तो वो उसकी तरफ घूरने लगा। ये देखकर शहजादी बहुत डर गई और फिर भागकर अपने महल वापस आ गई। फिर एक दिन मौका देकर वो बंदर शहजादी के कमरे में पहुंच गया और एक पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ थमा दिया गया। इस पर्चे में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये देखकर शहजादी को पता चल गया कि ये बंदर कोई आम बंदर नहीं बल्कि ये एक तहजीबन बंदर है, ये मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए फिर धीरे धीरे शहजादी को भी उस बंदर से हमदर्दी होने लगी और वो हर रोज उस बंदर से मिलने जुलने लगी। लेकिन फिर जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक बंदर उसकी बेटी के कमरे में हर रोज आता जाता है। इसीलिए फिर बादशाह अगले ही दिन उस बंदर के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन अब तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए हो। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठा लूं तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। ये सुनकर बंदर ने झट से कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखकर बादशाह के हाथ थमा दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी इस बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी इस बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि मैं अपनी इस फूल जैसी बेटी की शादी इस बंदर के साथ कैसे कर दूं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए फिर बादशाह कहने लगा कि ऐसा तो मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही उस बंदर ने
लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ से कुछ लिखने लगा। उसने लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाएं, मैं आपको मारकर आपकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। हालांकि आपकी मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है, आपने मुझे अपने महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, इसीलिए मैं आपको मारना भी नहीं चाहता। बादशाह ने जैसे ही अपनी मौत के सामने देखा तो वो कहने लगे कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का मौका दो। फिर बादशाह अपने महल में वापस आ गया। आज बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि एक तरफ तो उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी खुद की जान थी, इसीलिए फिर उसकी सारी रात ऐसे ही जागते हुए गुजर गई। सुबह होने तक बादशाह ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान दे देगा मगर अपनी बेटी की शादी इस बंदर के साथ कभी नहीं कर सकता। उसके बाद बादशाह अपनी बेटी को कुछ नसीहतें करने के लिए उसके पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, बेटी अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें इस महल को कैसे देखना है, इस सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अब्बाजान आज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता करे। इस पर बादशाह कहने लगा, बेटी अब वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया, वो मुझसे कहता है कि या तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूं या फिर वो मुझे मार डालेगा। बेटी भला मैं एक बंदर के साथ में तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा, अब्बाजान आप सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं हैं, आप इस सल्तनत के बादशाह भी हैं, आप जाकर उस बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। उसके बाद शहजादी ने अपने बाप को जैसे तैसे करके मना ही लिया। उसके बाद बादशाह बंदर के पास गया और जाकर अपनी रजामंदी बता दी। ये सुनकर बंदर ने कहा कि अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मलिका को जब इस बात के बारे में पता चला तो उसने महल को अपने सर पर उठा लिया। खैर उसके बाद में शहजादी और बंदर के निकाह का भी दिन आ गया। निकाह वाले दिन बादशाह ने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर शहजादी का निकाह इस बंदर के साथ में करवा दिया गया। अब शहजादी अपने महल से रुखसत होकर बंदर के महल में पहुंच गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ये देखकर मलिका ने पूछा, बेटी क्या तुम इस बंदर के साथ में खुश हो? तो उस पर बेटी ने कहा कि हाँ अम्मी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को उस बंदर के महल में चली जाती, यानी कि अपने शोहर के पास चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल पहुंच गई। उस वक्त शहजादी का कमरा बंद था। ये देखकर मलिका ने कान लगाकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही है। ये सुनकर मलिका हैरान रह गई। उसने सुराख के अंदर से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। ये देखकर मलिका सोचने लगी कि अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मेरी बेटी इस बंदर के साथ में इतनी ज्यादा खुश नजर आती है। उसके बाद मलिका वहां से पलटकर वापस आने लगी। तभी उसके वहां पर एक तरफ बंदर की एक खाल पड़ी हुई नजर आई। ये देखकर वो सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल ये अपने ऊपर बंदर वाली खाल क्यों डाल कर रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। बस यही सोचकर फिर मलिका ने उस खाल को अपने साथ में लिया और ले जाकर उस खाल को आग लगा दी। अब इधर मलिका ने जैसे ही उस खाल को आग लगाई तो इधर शहजादी के शोहर को जुल्म महसूस होने लगा। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहां से गायब हो गया। ये देख कर फिर शहजादी अपने महल की तरफ भागी। वहां पर जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी माँ वो बंदर वाली खाल को जला रही है। ये देखकर शहजादी ने फौरन ही वो आग बुझाई और रोने लगी और कहने लगी, हाय अम्मा आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ कर रख दिया। ये सुनकर मलिका कहने लगी, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि ये जिस खाल को ओढ़ कर रखता है इसीलिए अगर मैं इसे जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बन पाएगा और मेरा जमाई राजा मेरे घर आ जाएगा। इतना कहकर मलिका भी मायूस हो गई। जब इस बारे में बादशाह को पता चला तो उसने फौरन ही उस बंदर को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा, मगर फिर वो बंदर कहीं पर भी नहीं मिल पाया। ये देखकर अब शहजादी मायूस रहने लगी। उसके बाद एक दिन शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहने और अपने शोहर की तलाश में निकल पड़ी। अब वो जंगल जंगल सहरा सहरा उसे तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पर भी कुछ उसे पता नहीं चल पाया। चलते चलते
से फिर शहजादी को कहीं से पता चला कि यमन का एक शहजादा है जिसके जिस्म को किसी ने जलाने की कोशिश की, इसीलिए अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, इसीलिए अब वो हर वक्त दर्द से कराहता रहता है। यही नहीं कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये सुनकर शहजादी को मालूम पड़ गया कि हो ना हो वो शहजादा ही मेरा शोहर है। उसके बाद शहजादी ने एक हकीम का भेष बदला और यमन की तरफ रवाना हो गई। वहां पर पहुंचकर शहजादी को एक एक शहर नजर आया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर वहां का हर इंसान उदास नजर आ रहा था। ये देखकर शहजादी ने उनसे उदासी की वजह पूछी तो सब यही बातें कहने लगे कि उनका शहजादा बहुत तकलीफ में है, इसीलिए पूरे का पूरा शहर उदास है। उसके बाद शहजादी ने शहर से कुछ संदल खरीदा और दूसरी कोई चीज जरूरत की चीजें भी खरीदी और शहजादी के महल पहुंच गई। नौकरों ने उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। बादशाह को देखकर शहजादी कहने लगी कि मैं हिमालय से शहजादे का इलाज करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, अरे अरे, सब बड़े बड़े हकीम और तबीब कुछ ना कर सके, तुम भला क्या कर सकती हो। उस पर शहजादे ने कहा कि अगर आपका शहजादा 40 दिन में ठीक ना हुआ तो फिर जो एक चोर की सजा होती है वो मुझे देना। इस बादशाह ने फिर उसे इलाज करने की इजाजत दे दी। अब शहजादी ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में शहजादा ठीक होने लगा और 40 दिन आते आते शहजादा पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया था। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे एक बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी करने लगा। लेकिन इधर 40वें दिन शहजादी वहां से अचानक ही निकल गई और अपने महल वापस आ गई। लेकिन वहां से आने से पहले उसने शहजादे से उसकी अंगूठी मांग ली थी। इस तरह से उसके साथ में शहजादे की अंगूठी भी आ गई थी। इधर महल में सब परेशान थे कि ऐसा तबीब था, इतना बड़ा इनाम छोड़कर चला गया है। खैर, फिर जब शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आने लगी। इसीलिए फिर जब एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने घर से निकल गया और सीधा वो अपने ससुराल पहुंच गया। उस वक्त उसने शाही लिबास पहन रखा था और साथ में एक फौजी का दस्ता भी मौजूद था। ये देखकर नौकरों ने उसे महल में बड़े ही अदब के साथ में बिठाया और फिर बादशाह को इसकी खबर दे दी। इस बादशाह अपनी बेटी के गम में अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगा था। बादशाह को देखकर शहजादे ने बड़े ही अदब के साथ में सलाम किया। ये देखकर बादशाह कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो, मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर शहजादा कहने लगा कि आप भले ही मुझे नहीं जानते हो मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था। यही नहीं, आपने जिसके साथ में अपनी बेटी की शादी की थी, मैं वही बंदर हूँ। ये सुनकर बादशाह हैरानी से कहने लगा कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस पर शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं कि मेरी दुल्हन कहाँ पर है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद वो इसी महल में अकेली रहती है जिसमें तुम रहा करते थे। उसके बाद शहजादा वहां से भागा और सीधा उस महल पहुंच गया। उसने देखा कि शहजादी महल में एक गम की तस्वीर बनी हुई बैठी हुई है, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन नहीं आया। शहजादा कहने लगा, शहजादी आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने की हर तरह से कोशिश की मगर अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया हूँ। इस पर शहजादी ने पूछा, मगर आप ठीक कैसे हुए? तो फिर शहजादे ने उस तबीब की पूरी कहानी सुना दी। तो शहजादी कहने लगी कि फिर तो आपने उस हकीम को बहुत सारा माल दिया होगा। इस पर शहजादे ने कहा कि नहीं, हैरत की बात तो यही है कि उसने हमसे कुछ भी न लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के। ये सुनकर फिर शहजादी ने वो अंगूठी शहजादे को दिखाई और पूछने लगी कि क्या यही आपकी अंगूठी है? अंगूठी को देखकर शहजादा भी हैरान रह गया, पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कैसे आई है? तो फिर शहजादी ने बताया कि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुना दी और साथ ही ये भी कहने लगी कि मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने जब बंदर की खाल को देखा तो उसने सोचा कि आप इसे ओढ़कर रखते हैं, इसीलिए अगर वो उसे जला देगी तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनकर रह जाएंगे। उसमें गलती आपकी भी है, आपने मुझे कभी बंदर बनने की वजह बताई नहीं। अगर आप मुझे बता देते तो मैं इस खाल को अपनी जान से भी ज्यादा
हिफाजत में रखता। इस पर शहजादे ने कहा कि ऐसा कुछ बताने का मौका मुझे मिला ही नहीं। उसके बाद शहजादी ने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले की बात है, एक बार मैं इसी कार पर निकला था। इस वक्त मेरे साथ में कुछ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आई। मैंने उस पर एक तीर चलाया। वो तीर उस हिरन को नहीं लगा और वो हिरन देखते ही मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसके बाद मैं उस हिरन की तलाश में निकल गया। मैं इतना ज्यादा आगे निकल गया था कि मेरे साथ वाले नौकर भी बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे। आगे जाकर मैंने देखा कि एक जगह पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ रो रहा है। उसके पास में एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है जिसकी टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग तीर चलाने वाले को बद्दुआएं दे रहा था। इसीलिए फिर वो बुजुर्ग मुझको देखने ही कहने लगा कि तुम इंसान हो या बंदर हो। बस उनका इतना कहना था कि मैं फौरन ही इंसान से बंदर बन गया। वो बुजुर्ग कहने लगा कि अब तो जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं पर भी कोई सुकून नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से मैं इतना ज्यादा परेशान हुआ कि मैंने फौरन ही उन बुजुर्ग के पैरों को पकड़ लिया और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। इसीलिए फिर वो अपने दादा से कहने लगा, बाबा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है तो फिर उसे माफ कर देना चाहिए, आप भी इसे माफ कर दें। फिर जब उस लड़के ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐ शख्स, तूने इसके साथ में कितना गलत किया, फिर भी ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, अब मैं अपनी बद्दुआ को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसे मैं कम तो जरूर कर सकता हूँ। अब तो साल भर तो बंदर ही रहेगा। इस बीच अगर कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी कर ले तो तुम अपनी असल हालत में वापस लौट आओगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ तुम अपनी बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। उसके बाद मैं मजबूर होकर वहां से आ गया। अब मैं वापस अपने महल में नहीं जा सकता, इसीलिए फिर मैं 6 महीनों तक जंगल में ऐसे ही भटकता रहा। उसके बाद एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद से हो गई, इसीलिए फिर वो मुझे अपने साथ महल ले गए। फिर उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। दोस्तों, ये सब कुछ बाहर खड़े हुए बादशाह और मलिका बातें सुन रहे थे। उसके बाद मलिका शहजादे के पास गई और रो रो कर माफी मांगने लगी। फिर बादशाह कहने लगा कि हमारा कोई बेटा नहीं, इसीलिए बेटा अब से तुम हमारे साथ में ही रहोगी। इस पर शहजादे ने कहा कि अभी तो मुझे अपनी दुल्हन के लेकर अपने महल पे जाना है, अपने वालिद और वालदा से मिलवाना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और फिर मैं आपके साथ में यहीं पर रहूंगा। इतना कहकर फिर वो शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर यमन की तरफ रवाना होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।